तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बिहार जीके के क्वेश्चन। तो इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज का क्वेश्चन है, देखिएगा। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था। तो संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव का प्रारंभ किया गया था 1987 ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि विश्व को महानता का संदेश, मतलब मानवता का संदेश देने के लिए महान सूफी संत कबीर महानिर्वाण स्थली, यानी कि उनको महानिर्वाण कहाँ प्राप्त हुई थी, तो मगहर में प्राप्त हुई थी 1987 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया, तो लिथुआनिया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्व सोवियत संघ से स्वयं को सर्वप्रथम स्वतंत्र घोषित करने वाला गणराज्य लिथुआनिया था। लिथुआनिया कब स्वतंत्र हुआ था रूस से, तो देखिएगा 11 मार्च 1990 ईस्वी को। यूएसएसआर किसे कहते हैं, तो रूस को कहते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में रूस जो देश है उसको। तो उससे कब स्वतंत्र हुआ लिथुआनिया, तो 11 मार्च 1990 ईस्वी को। जॉर्जिया कब स्वतंत्र हुआ, तो 9 अप्रैल 1991 ईस्वी में। एस्टोनिया तो 20 अगस्त 1991 और यूक्रेन तो 24 अगस्त 1991। अगला क्वेश्चन है, किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है, तो किस खेल के लिए दिया जाता है, बैडमिंटन के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है। इसका देखिएगा ऑप्शन में कौन सा दिया है, सी दिया है, सी ने डी दिया है बैडमिंटन के लिए। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि थॉमस कप पुरुषों के लिए बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय टीम स्पर्धा है। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो डूरंड खेल फुटबॉल से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल चैंपियनशिप है डूरंड कप, जिसका प्रारंभ 1888 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी की आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया था, तो हरिद्वार में मनाया गया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला हरिद्वार 1998 ईस्वी में हुआ था। अब भारत में हरिद्वार के अतिरिक्त अन्य 3 स्थान कौन कौन से हैं, तो इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। 4 जगह पर कुंभ मेले का आयोजन होता है और 12 वर्ष पर ये मेला लगता है। तो पहला है हरिद्वार और इलाहाबाद, जो इस नाम है इलाहाबाद का, प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज बना दिया गया है। और तीसरा है नासिक और चौथा है उज्जैन। अगला क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किया गया था, तो जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था, तो महाराजा जयसिंह ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराजा जयसिंह। इसका एक्सप्लेनेशन है, जयपुर स्थित जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने किया था। यह मुबारक महल के बाहरी प्रांगण में स्थित है। महाराज यंत्र, राम यंत्र और शिविलय यंत्र, कपाली यंत्र जंतर मंतर वेधशाला के प्रमुख यंत्र हैं, जिनसे सूर्य और चंद्रमा की गति और तारों की स्थिति शुद्ध रूप से दर्शाई गई है। 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक ठीक समय ज्ञात होता है। उल्लेखनीय है कि सवाई जयसिंह ने ज्योतिष और नक्षत्र विज्ञान के अनुसंधान हेतु 5 वेधशालाएं दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर में बनवाई थी, जिससे जयपुर वेधशाला सबसे बड़ी और तर्कसंगत है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क हाथी का भार कितना है, तो लगभग 5000 किलोग्राम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक वयस्क हाथी का भार कितना है, तो 2000 से 5000 किलोग्राम के बीच होता है। सबसे ज़्यादा वजन किस हाथी को अफ्रीका में पाया जाता है, जो हाथी पाई जाती है, इसका भार लगभग 7000 किलोग्राम होता है। भारतीय हाथी का 2 से 5000 किलोग्राम होता है और जो अफ्रीका में पाई जाती है उसे 7000 किलोग्राम। एक वयस्क भारतीय हाथी 250 से 300 किलोग्राम तक भोजन करती है। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं, तो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। इसके अतिरिक्त रोमांस भाषा भी स्विट्जरलैंड की में बोली जाती है और उसकी भाषा है, किंतु बोलने वाले की संख्या बहुत कम है, 0.9%। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो वो कौन कौन से हैं, चंद्रशेखर है और हरगोविंद खुराना है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हरगोविंद खुराना और चंद्रशेखर। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा,
खगोल शास्त्री एस चंद्रशेखर को वर्ष 1983 ईस्वी में फिजिक्स में, चंद्रशेखर सीमा के लिए और हरगोविंद को चिकित्सा क्षेत्र में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो एस चंद्रशेखर को किसके लिए दिया गया था? तो फिजिक्स के लिए चंद्रशेखर सीमा 1983 ईस्वी में दिया गया था और हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन दोनों वैज्ञानिकों का जन्म कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। इसके बाद में इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली, यानी वहाँ के नागरिक बन गए अमेरिका के, भारत में वहाँ जाकर रहने लगे। 2009 में बी रामकृष्णन को रसायन यानी कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। वो भी भारतीय मूल के थे। यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका में इनकी दोहरी नागरिकता है। कौन भारतीय थे जो उनको ग्रेट ब्रिटेन लॉर्ड का खिताब दिया गया था? तो स्वराज पाल को दिया गया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। भारतीय मूल के स्वराज पाल को ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया था। स्वराज पाल को ब्रिटेन ने 1996 ईस्वी में लाइफ पीयर की उपाधि प्रदान की गई थी। लाइफ पीयर की उपाधि प्राप्त व्यक्ति जीवन हाउस ऑफ लॉर्ड का मानदेय सदस्य बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कब किया था? तो 1903 ईस्वी में किया था राइट ब्रदर ने हवाई जहाज का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का खोज किसने किया था? तो टेलीस्कोप का खोज गैलीलियो ने किया था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इटली के सुप्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक गैलीलियो ने दूरदर्शी अर्थात टेलीस्कोप की खोज की। टेलीस्कोप के साथ साथ गैलीलियो ने जड़त्व के नियम और गति के समीकरण में योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है, कौन खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। खनिज लौह मुख्यतः 4 प्रकार के अयस्क में मिलता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। इसके अतिरिक्त टेकोनाइट, चेमोसाइट और पैराइट भी लौह अंश पाए जाते हैं, किंतु इसमें धातु अंश 30% से भी कम होने के कारण इनका आर्थिक महत्व नगण्य है। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता आंदोलन के नेता कौन थे? तो गुट निरपेक्षता आंदोलन के नेता कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भारत से अपने देश से। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुट निरपेक्षता आंदोलन को 1961 ईस्वी में भारत की पहल पर शुरू किया गया था। औपचारिक रूप से गुट निरपेक्षता आंदोलन का शुभारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो पीएम थे अपने देश के, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो थे और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर थे। इन्होंने तीनों लोग मिलकर किया था। मिस्र और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति और अपने देश के भारत के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्षता देशों का पहला सम्मेलन मार्शल टीटो की अध्यक्षता में बेलग्रेड में किया गया था। इस आंदोलन की 18वीं मध्य अवधि बैठक 4 से 6 अप्रैल 2018 के मध्य बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा की जन्मभूमि है। तो मदर टेरेसा की जन्मभूमि कहाँ है? तो अल्बानिया में। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 ईस्वी को मैसेडोनिया के उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपेजे नामक शहर में हुआ था। 6 जनवरी 1929 में कोलकाता आई मदर टेरेसा ने निर्धनों और बीमार लोगों की सेवा के लिए मिशनरी ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की। कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थों के लती लोगों और दीन दुखियों के लिए निर्मय हृदय नामक संस्था की स्थापना की। मदर टेरेसा को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1979 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन से 2 राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे? तो कर्नाटक और तमिलनाडु कर रहे थे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित जंगलों में छिपकर रहने वाले कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्य वार्तालाप कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है बी साराभाई को। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास के प्रेरणा स्रोत सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई रहे हैं। वर्ष 1962 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष के रूप में रहे थे।
डॉक्टर साराभाई की अध्यक्षता में ही उक्त समिति को 1969 ईस्वी में पुनर्गठित करके भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो परमाणु ऊर्जा के भारतीय कार्यक्रम के जनक H.J. भाभा है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, H.J. भाभा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। भारत में 10 अगस्त 1948 को होमी भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। डॉक्टर भाभा ने 3 चरण वाले परमाणु जनन का कार्यक्रम निर्धारित किया था। परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम इसी दिशा में विकसित हो रहा है भारत में। अगला क्वेश्चन है, शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज़्यादा आगे है? तो पाकिस्तान से। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि भारत के परमाणु परीक्षणों के अनुसरण में परमाणु परीक्षण करने वाले पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम परमाणु हथियार विकसित करने पर केंद्रित है, जबकि भारत के परमाणु कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य परमाणु विद्युत जनन के माध्यम से उसका शांतिपूर्ण प्रयोग है। भारत ने 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित कर इसका उपयोग शांतिपूर्ण करने के उद्देश्य से स्पष्ट घोषणा की है। भारतीय परमाणु विद्युत जनन और परमाणु संबंधी अन्य ऐसे प्रयोग जो मानव जीवन को उन्नत बनाते हैं, चिकित्सा, खाद्य परीक्षण के दृष्टिकोण पाकिस्तान से बहुत आगे है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित टैंक का क्या नाम है? तो अर्जुन है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत द्वारा स्वदेश निर्मित मुख्य टैंक का नाम अर्जुन है। इसको 15 जून 1993 को सफल परीक्षण के पश्चात भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया। इस टैंक का विकास रक्षा और अनुसंधान DRDO द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल भारत अर्थ मूर्स VIM के सहयोग से किया गया है। अर्जुन टैंक का विकास भारत में ही किया गया, किंतु इस टैंक की ऊर्जा और संचार प्रणाली आयातित है, यानी कि दूसरे देश से मंगाकर की गई है। और अगला है कि मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या था? तो पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मुहाजिर कौमी आंदोलन पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है। MOQ मुख्यतः भारत से गए मुसलमानों के साथ किए गए भेदभाव और उनके साथ द्वितीय दर्जे के नागरिक आचरण किए जाने के विरुद्ध आवाज़ उठाता है। इसके नेता अल्ताफ हुसैन थे। तो मुहाजिर कौमी आंदोलन MQM पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है जो भारत से गए मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं और द्वितीय दर्जे के नागरिक की नागरिकता देते हैं। इसलिए वहाँ पे उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अल्ताफ हुसैन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी है? तो कीवी है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। पक्षी वर्ग में शामिल कीवी उड़ नहीं सकता, परंतु बहुत तेज दौड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन किसके लिए किया गया था? वृक्षों को बचाने के लिए। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा और कुछ महिलाओं ने किया था। देखिएगा, भाले कुल्हाड़े चमकेंगे, हम पेड़ों पर चिपकेंगे, पेड़ों पर हथियार उठेंगे, हम भी उनके साथ कटेंगे। इसी नारे के साथ 1973 से 74 में पेड़ों को बचाने के लिए मंडल चमोली की महिलाओं ने गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों पर चिपक कर अहिंसक चिपको आंदोलन शुरू किया था। चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरणवादियों ने चिपको आंदोलन को विश्व में पहचान दिलाई थी। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है? तो विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना देश के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधन और भौतिक संसाधनों में सुधार लाने हेतु कब किया गया था? तो 1987 से 88 ईस्वी में प्रारंभ हुई। प्रत्येक चल रहे विद्यालयों में 2 बड़े कमरे और कम से कम 2 शिक्षक और आवश्यक शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना इस योजना का प्रमुख अंग है। 2002 से 3 की में यह योजना सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, स्टार टीवी का मालिक कौन है? तो स्टार टीवी का मालिक रूपर्ट मर्डोक है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मीडिया मुगल के रूप में प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया में जन्मे अमेरिकी निवासी रूपर्ट मर्डोक है, जो 1993 ईस्वी में हांगकांग की कंपनी से स्टार टीवी का अधिग्रहण किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील की मुख्य विशेषता है? तो देश के साथ मित्रता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। इसका एक्सप्लेनेशन है कि
कोरिया युद्ध के पश्चात भारत और चीन के बीच एक व्यापक व्यापार समझौते के लिए बातचीत प्रारंभ हुई। इस वार्ता के फलस्वरूप भारत और तिब्बत क्षेत्र के मध्य वाणिज्य और अन्य संबंधों के विषय में भारत चीन संधि पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते में पंचशील के 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था, जो बाद में इस सिद्धांत का उल्लंघन चीन ने किया था। पहला है कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संपूर्णता की पारस्परिक सम्मान की भावना पर आचरण करना। दूसरा है अनाक्रमण और एक दूसरे पर आक्रमण न करना। तीसरा है कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, और चौथा है कि परस्पर समानता और मित्रता की भावना, और पांचवा है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे के क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।